प्रणाम। मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लग्न की कुंडली में सूर्य, केतु, शनि व बृहस्पति 4 ग्रहों का एक भाव में होने से फल। यहाँ एकादश भाव में सूर्य, केतु, शनि और बृहस्पति हैं। अब अनुमान से हम इनके अंश लिख लेते हैं। 16, 7, 3, 21। इनके सम्मुख बैठा हुआ राहु केतु की भांति 7 अंशों में ही होगा। और अब हम इनके नक्षत्र देखें, कौन किसके नक्षत्र में पड़ेगा। वहाँ मीन राशि है। मीन राशि में सूर्य 16 डिग्री में, 16 अंशों में। किस नक्षत्र में होगा देखिएगा। मीन राशि में 16 अंशों में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। शनि का नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद का स्वामी शनि होता है। केतु 7 अंशों में मीन राशि में, ये भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 3 अंश 20 कला से लेकर के 16 अंश 40 कला तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। शनि 3 अंशों में मीन राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पड़ेगा। और बृहस्पति यहाँ 21 अंशों में है। देखिए, मीन राशि में 21 अंशों में रेवती नक्षत्र में पड़ेगा। रेवती इस प्रकार से ये 4 ग्रह इन अंशों में होने पर उक्त नक्षत्रों में पड़ते हैं। अब सम्मुख राहु 7 अंशों में कन्या राशि में है। कन्या राशि में 7 अंशों में राहु देखिए किस नक्षत्र में पड़ेगा। उत्तरा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में पड़ेगा। उत्तरा फाल्गुनी ये स्थिति। सूर्य यहाँ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में मीन राशि में, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति अपने मित्र की राशि में, परंतु शत्रु के नक्षत्र में। यद्यपि सूर्य अंशों में बली है, मित्र की राशि में है, स्वभावतः भी एकादश भाव में सूर्य उत्तम फलकारी कहा गया है। इसलिए यहाँ शत्रु के नक्षत्र से पीड़ित तो है, इसके फलों में डिग्रेडेशन तो होगा। वैसे भी सुखेश होकर के, सुख का स्वामी होकर के एकादश भाव में है, फिर भी ये 80% सुख तो देगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होने से इसके गुणों में, इसके फलों में कुछ कमी तो आएगी, परंतु अपने जितने फल ये देना चाहता है उसके 80% उत्तम फल तो फिर भी देगा। यहाँ केतु ये भी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। सॉरी, हाँ, उत्तरा भाद्रपदी नक्षत्र ये अपना शनि का है, तो ये केतु भी शनि के नक्षत्र में है।
केतु और शनि में कोई मित्रता तो नहीं है, पर तो शत्रुता भी नहीं है, क्योंकि दोनों का स्वभाव लगभग समान ही है। राहु शनि केतु का स्वभाव लगभग समान ही है। वैसे तो केतु का कोई अपना में वर्चस्व है नहीं, वर्चस्व तो राहु का है, क्योंकि राहु को सर्प का मुंह माना गया है। सर्प का मुंह है तो सर्प की टेल भी है, यदि सर्प ही नहीं है, मुंह नहीं है, तो टेल भी नहीं है। अतः केतु का कोई विशेष वर्चस्व नहीं कहा जा सकता। सर्प है तो टेल भी है, सर्प नहीं है तो टेल नहीं है। अतः केतु जिसके साथ होता है उसके अनुसार ही कर्म करता है। काला ग्रह तो है, परंतु उतना तीखा नहीं है जितना राहु है। लिहाजा यहाँ उत्तराभाद्र नक्षत्र में होने के बाद केतु मध्यम फलकारी रह जाता है। फिर शनि पूर्वाभाद्र नक्षत्र में है, ये बृहस्पति का नक्षत्र होता है। शनि यहाँ भाग्येश है, मकर राशि का स्वामी है, कुंभ राशि का स्वामी है, दो उत्तम भाव का स्वामी होकर के लाभ के घर में बैठा हुआ है। इसलिए ये 1 2 3 भाव एक साथ जुड़ जाते हैं। जब ये 3 भाव एक साथ जुड़ जाते हैं किसी भी कुंडली में, तो बहुत उत्तम कुंडली हो जाती है। यदि 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में जाकर बैठ जाए, बहुत उत्तम फलकारी हो जाते हैं। वो बहुत अच्छी कुंडली कही जाती है। काफ़ी वृद्धि करता है ऐसा व्यक्ति, काफ़ी लाभ पाता है, उन्नति करता है, धन प्राप्ति भी करता है। परंतु सामने से राहु है, सूर्य के नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य सामने से देख भी रहा है इस भाव को। अतः सूर्य राहु यहाँ बैठा हुआ होकर के ब्रेन को ऐसा पीड़ित करेगा कि व्यक्ति जितना कमाए, वहाँ से जितने लाभ पाए, जितना कमाए, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मस्तिष्क रोगों पर, एब्डोमेन इस हिस्से के रोगों पर लग जाए। हमेशा मस्तिष्क को पीड़ित रखें। मस्तिष्क में ऐसी विकार दे जिनका आसानी से इलाज ना हो पाए। शिक्षा को रोक दे, उच्च शिक्षा को न बढ़ने दे। छोटे स्तर की शिक्षा मिल जाए इस भाव से, परंतु यहां इस स्थिति में उच्च शिक्षा को रोक दे। क्यों? क्योंकि ये पंचम भाव उच्च शिक्षा का उसे पीड़ित किए हुए बैठा हुआ है, और अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ 9वें भाव को देखता है, वो उच्चतम शिक्षा का होता है। दोनों को इसने रोक दिया। लिहाजा ऐसा व्यक्ति कम शिक्षित रह जाया करता है। सूर्य को पीड़ित किया, प्राप्त होते सुखों में डिग्रेड कर दिया, कम कर दिया। फिर यहीं से बैठा हुआ राहु बृहस्पति को देखता है, बृहस्पति को पीड़ित कर देता है। अतः ज्ञान या चिंतन, राजनीतिक लाभ आदि आदि बातों में कमी आए। फिर यही बृहस्पति यहाँ मार्केश है, अष्टमेश है। ये सामान्यतः तो लोग कहते हैं बृहस्पति बहुत उत्तम ग्रह है, सुख देता है, लाभ देता है, वृद्धि देता है, ज्ञान देता है, धर्म देता है। परंतु यहाँ देखिए ये 9वें भाव, अष्टम भाव का स्वामी है। 9वें राशि इसकी यहाँ अष्टम भाव में है, धनु राशि। अष्टमेश होकर के यहाँ बैठा हुआ है, बड़े भाई का मारक होकर के वहाँ बैठा हुआ है, लाभों को कम करता हुआ बैठा हुआ है। इस स्थिति का बृहस्पति अच्छा नहीं होता। फिर भी चूंकि वो अपनी राशि में है,
मीन राशि बृहस्पति की होती है। वह बात अलग है कि धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। अधिकतम फल धनु राशि के प्राप्त होते हैं, कहीं भी बृहस्पति बैठ जाए, लेकिन धनु राशि जहाँ पर होगी उस भाव के फल ज़्यादा प्राप्त होंगे। फिर भी चूंकि स्वराशि में है इसलिए वहाँ उसकी रक्षा होगी, मारक होते हुए भी रक्षा होगी। कुछ इसका व्यक्तिगत बल है, कुछ इसका स्वराशि में होने का बल है, लिहाजा वहाँ जाकर के 70-75% उचित फलकारी ही हो जाता है। अब इनका हम चारों का एक साथ देखते हैं। चारों का, ये शनि के नक्षत्र में, ये शनि के नक्षत्र में, ये बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति बुध के नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध नपुंसक ग्रह के नक्षत्र में। बुध नपुंसक होता है, स्वभावतः तो शनि भी नपुंसक होता है, परंतु भावेश की स्थिति कैसी है, उसकी किस भाव का स्वामी है, उसके अनुसार देखा जाता है। यदि बुध सम शनि के साथ हो, राहु की उस पर दृष्टि हो, तो नपुंसकता को जन्म देता है। अब जैसे भाव का स्वामी बुध होगा उसी प्रकार की नपुंसकता देगा। अगर बुध अच्छे भाव का स्वामी होगा, जैसे पंचम भाव का स्वामी हो जाए, तो मस्तिष्क की नपुंसकता का अभिप्राय मस्तिष्क की जो चौमुखी वृद्धि है उसमें रोक, चिंतन कम हो जाए, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन आदि कम हो जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम बुध की कल्पना ही नहीं कर रहे, मात्र दो ग्रहों शनि और बुध के नक्षत्र को एक साथ लेकर के देख रहे हैं। फिर भी यह स्थिति इस भाव में यहाँ बहुत उत्तम फलकारी बन जाती है, अति लाभदायक। परंतु परिस्थिति अपने अधीन नहीं है। यदि राहु की दशा आ जाए, जो सामने से बैठा हुआ देख रहा है, वैसे भी राहु उन सब चीज़ों को कम करेगा, उन सब फलों को कम करेगा, क्योंकि उसका तो स्वभाव है। और यहाँ अपनी राशि में भी बैठा हुआ है, ये कन्या राशि का स्वामी भी राहु होता है। कन्या राशि में राहु का बल बढ़ जाता है। यदि इसी राहु की महादशा आ जाए तो इस प्रकार का मस्तिष्क कर देगा इस व्यक्ति का कि वो किसी भी तरीके से धन कमाए, नैतिक अनैतिक कोई भी रास्ता चुने, बेअंता धन कमाएगा। इस प्रकार की चालाकियाँ करेगा जिससे से बहुत धन प्राप्त हो, अन्य को धोखा दे, चोरी करे, डाका डाले, हेरा फेरी करे, किसी अन्य का सामान उठाकर बेच दे, कैसे भी करे, क्योंकि यहाँ इसका इसी प्रकार का मस्तिष्क उस समय काम करेगा। इसका स्वभाव है अनुचित कर्म करना, और इसकी यदि महादशा आ जाए, ये स्वयं राशि में हो गया, फिर ऐसे ही कर्म करेगा जिससे उसे कोई भी रास्ता मिले, धन कमाए, दूसरे को धोखा दे। यही राहु जब यहाँ पंचम दृष्टि से देखता है तो पिता का मारक हो जाता है। क्यों? इस पर सम्मुख बैठे सूर्य का भी प्रभाव है, सम्मुख बैठे शनि का भी प्रभाव है। उन दोनों के प्रभाव को लेकर के ये यहाँ दृष्टि डालता है पांचवी। शनि का स्वभाव भी ले लेता है, इसलिए ये मारक हो जाता है। सूर्य का प्रभाव क्रूरता देगा राहु को, शनि का प्रभाव इसकी मारक क्षमता में वृद्धि कर देगा, इसलिए ये यहाँ पिता का मारक हो जाता है। उच्च शिक्षा को तो रोक ही देता है, और जब यहाँ दृष्टि डालता है तो व्यक्ति को धर्म विमूढ़ बना देता है, धर्म के बिल्कुल प्रतिकूल कर देता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करने से बचता है, अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसे पीठ में चोट लगा करती है, पीठ का जोड़,
दो ही गर्डिल हैं व्यक्ति के शरीर में, एक कंधों के बीच में, दूसरी वहाँ जहाँ से दोनों टांगें निकलती हैं। इसलिए उस गर्डिल में या उस हिस्से में जहाँ से दोनों टांगें निकलती हैं, उक्त हिस्से में व्यक्ति को भारी चोटें लगा करती हैं और भारी वात विकार भी हो जाया करते हैं। व्यक्ति समय समय पर चिकित्सा क्षेत्र में जा करके या चिकित्सकों के पास जा करके बार बार चिकित्सा लेता है, उसका टाइम नष्ट होता है, पैसा भी नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये उच्चतम आय का क्षेत्र भी कहा गया है, भाग्य का क्षेत्र है ना। भाग्य बलि, आय भी बलि, धर्म भी बलि, कर्म भी बलि और उन्नति भी बलि। और यदि भाग्य पीड़ित हो जाए तो ये सब चीज़ें कम हो जाया करती है। यही राहु जब यहाँ से 7, 8, 9 लगन को देखता है, अपनी नवम दृष्टि लगन पर डालता है, भारी बीमारी देता है, शरीर को भारी कर देता है। व्यक्ति अधिकतम समय बीमारियों से जूझता है। क्यों? क्योंकि ये नवम भाव भी पीड़ित हो गया, भाग्य का भाव, यहाँ प्राण भाव भी पीड़ित हो गया राहु से। जब यही दोनों भाव पीड़ित हो गए और एक सबसे बलिष्ठ भाव पंचम उसे पीड़ित किए हुए हैं, इसलिए ये अकेला राहु इस कुंडली में सत्यानाश करने के लिए पर्याप्त है। ये राहु यहाँ जब भी बैठा हुआ है तो ये 3 महत्वपूर्ण भाग जो होते हैं कुंडली के, 1, 2 और 3, तीनों को अपनी चपेट में लेकर के बैठा हुआ है। लिहाजा इस प्रकार का राहु इस व्यक्ति को बिल्कुल हैंड टू माउथ कर दे तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि हैंड टू माउथ में व्यक्ति भोजन तो कर लिया करता है, परंतु ये स्थिति यहाँ ऐसी नहीं है। ये भोजन भी नहीं करने देता, व्यक्ति को ऐसी आय होने ही नहीं देता ताकि वो शांति से भोजन पा सके। हमेशा व्यक्ति घर से बाहर रहे, आय प्राप्त ना हो। सामने से शनि की भी दृष्टि है, भीख मांगकर खाने को मजबूर हो जाए। यदि इसके अन्य ग्रह उत्तम न हो तो जो शेष बचे ग्रह हैं उनकी स्थिति भी देखनी होगी जब पूर्ण कुंडली सम्मुख आए। परंतु यदि वो शेष ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो इसका जीवन कुछ न कुछ चल जाया करता है। ये राहु यहाँ शनि के नक्षत्र में होकर के, सूर्य के नक्षत्र में होकर के मारक रूप लिए हुए बैठा हुआ है। मारक भले पंचम भाव में है लेकिन मारक रूप लिए हुए बैठा हुआ है। 3 महत्वपूर्ण भाव कुंडली के तीनों को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। अब आता है शनि। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से प्राण भाव को देखता है। 1, 2, 3 सामने से राहु अपनी नवम दृष्टि से प्राण भाव को देखता है। 7, 8, 9 जिस भाव पर शनि राहु की दोनों की एक साथ दृष्टि हो जाती है या एक साथ प्रभाव हो जाता है या एक भाव दोनों एक साथ दोनों की स्थिति हो जाती है, वो व्यक्ति नरक बन जाता है उसके लिए, उसका जीवन। और यहाँ तो प्राण भाव पर है। ऐसी कुंडली जिसकी भी होगी ऐसे ग्रहों से युक्त, उस व्यक्ति को अधिकतम समय भगवान की पूजा में ही गुजारना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के कई घंटे गुजारने चाहिए। जो उसे मिले भले गरीबी से में गुजरे, उसमें से भी 2 पैसे दान करने चाहिए। भला होगा उसका। अन्यथा ऐसी स्थिति के ग्रह व्यक्ति को रुइन कर दिया करते हैं। रुइन यही शनि सामने से 7, 8, 9 और 10 आयु के भाव को देखता है।
जब ये यहाँ आयु के भाव को देखता है और राहु से पीड़ित होकर के देखता है, राहु इसके सम्मुख शनि पर प्रभाव डाल रहा है, शनि उस प्रभाव को लेकर के दशम दृष्टि से नवम अष्टम भाव को देखता है, आयु को क्षत कर देता है। मान करके चलिए ऐसे व्यक्ति को पाइल्स तो होंगे, कुछ ऐसा जरूर होगा जो गुदा क्षेत्र की सर्जरी हो, उक्त क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसा होगा। इस प्रकार के फल इन ग्रहों की युति से अमुख भाव में होते हैं। अब इनका उपाय क्या बने, उपाय भी साथ है। इस राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव की ही उपासना की जाए, अधिकतम दान दिए जाएं। दान, भगवान शिव की उपासना, दोनों से ही शांति होगी। कोई भी व्यक्ति किसी के भी कहने से राहु के जाप ना कर ले। अगर राहु के जाप करेगा तो राहु इतना बली हो जाएगा कि उसके मस्तिष्क को इतना पीड़ा में डाल देगा कि उसकी चिकित्सा भी ना हो पाए। राहु की साधना भगवान, राहु का साध्य स्थिति भगवान शिव की साधना में छिपी है। भगवान शिव की साधना करनी चाहिए और जितना संभव हो सके इस सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि सूर्य पीड़ित है। सूर्य के जाप कर ले ताकि सुख भाव बली हो जाए। सूर्य को दूध मिलाकर, तिल मिलाकर जल दे, सूर्य का मंत्र बोलते हुए जल दे। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण होता है। विनती है आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर मिलते रहें। प्रणाम।